तो आज मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं। यह घटना उत्तर प्रदेश मथुरा की है। यह घटना शुभम के साथ घटी थी। शुभम और उसकी पत्नी रेणुका एक किराए के घर में रहते थे। दोनों अभी अभी ही नई नई शादी करके इस घर में रहने के लिए आए थे। इस घर में उनके साथ शुभम के माता पिता भी रहा करते थे। शुभम का एक छोटा भाई भी साथ में रहता था। मित्रों, शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे, 10 से 15 दिन हुए थे कि शुभम की जो वाइफ थी रेणुका, वो शुभम की माता के साथ यानी रेणुका की जो सास थी उसके साथ आसपास घूमने के लिए गई। मैं आपको थोड़ी सी लोकेशन समझा दूं कि ये जो घर था इसके करीब थोड़ी ही दूरी पर एक कब्रिस्तान था और उस कब्रिस्तान के पास में ही यानी एक तरफ कब्रिस्तान था दाहिनी तरफ, तो बाईं तरफ इसके एक बहुत बड़ा स्कूल था। इंटरमीडिएट तक ये स्कूल था। कब्रिस्तान और ये जो स्कूल था इसके बीच में से एक सड़क जाती थी। और ये जो सड़क थी आगे स्कूल के पास और कब्रिस्तान के बीच में से जो जाती थी, ये आगे जाकर खत्म हो जाती थी और फिर कच्चा रास्ता शुरू हो जाता था। और उस थोड़ा सा कच्चा रास्ता जाने के बाद सामने एक नदी बहा करती थी। अब आपको तो पता ही है कि मथुरा में यमुना नदी बहती है। तो मित्रों, नदी किनारे शाम के समय लोग घूमने जाया करते थे। शुभम की मां और शुभम की पत्नी रेणुका ये भी दोनों नदी किनारे घूमने गए और शाम होते होते जब सूर्यास्त हो रहा था, जब सूरज ढलने लग गया, तो ये लोग वहां से वापस आए। कुछ नहीं, घर में सब नॉर्मल खाना वाना खाया और उसके बाद सो गए। रात में अचानक ही शुभम जो था उसे कुछ अजीब सी आवाज, डरावनी सी आवाज सुनाई दी। समय का तो उसे उस समय पता नहीं चला कि कितना बज रहा था, क्या बज रहा था। उसे कुछ डरावनी आवाज सुनाई दी, जैसे कि उसकी पत्नी जो थी उसके बगल में जो सोई हुई थी वो इन आवाजों को निकाल रही थी। जब उसने गौर किया तो उसे पता चला कि हाँ, उसकी पत्नी ही ये खतरनाक आवाज, ये भयानक आवाज निकाल रही है। आवाज ऐसी थी जैसे कि कोई जानवर गुर्रा रहा हो। इस आवाज को सुनकर शुभम बुरी तरह से डर गया और उसने लाइट का स्विच ऑन करने की कोशिश की। बेड के पास में ही स्विच था। स्विच तक हाथ पहुंचा के उसने कोशिश की कि वो कैसे ही लाइट को ऑन करे, लेकिन उसने देखा कि लाइट तो है ही नहीं। स्विच ऑन हुआ पर लाइट नहीं जली। यानी अब वो समझ गया था कि लाइट भी नहीं है। चारों तरफ घुप अंधेरा देखकर वो एकदम बिस्तर से जैसे ही खड़े होने की कोशिश कर रहा था कि उसकी पत्नी रेणुका उठ बैठी और उसने शुभम का गला अपने हाथों से पकड़ लिया। अब शुभम के लिए यह बहुत जरूरी हो गया था कि वो अपनी पत्नी के हाथों से अपने गले को छुड़ाए। उसने पूरी ताकत लगाई और बड़ी जिद्दोजहद करके उसने रेणुका के हाथों को एक तरफ झटका और अपने गले को किसी तरह से रेणुका से छुड़ाया। इतना करते ही शुभम को यह एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वह बेड से नीचे उतरा और अंधेरे में ही दरवाजे की ओर भागा। दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर वो सीधे अपने छोटे भाई के कमरे में गया। वहां छोटे भाई का कमरा अंदर से बंद नहीं था, इसलिए शुभम को उस कमरे में घुसते कोई ज्यादा देर लगी नहीं। वह सीधा गया और उसने अपने भाई को हिलाकर उसे उठाया, उसे जगाया। छोटा भाई नरेश एकदम से
शुभम की आवाज सुनकर उठा और उसके बाद पूछा, क्या हुआ भाई इतनी रात को, और वो भी अंधेरा। मैंने कहा कि सुन, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, और उधर तेरी भाभी ने अभी मेरा गला पकड़ा। यह सुनते ही नरेश उठ बैठा और बोला, क्या बोल रहे हो। शुभम बोला, सुन, मैं ठीक कह रहा हूँ, अब लाइट तो है नहीं, तो एक काम कर, तेरे कमरे में मोमबत्ती है, उसे जला। नरेश ने उठकर मोमबत्ती तुरंत ही जला दी। शुभम ने उससे कहा कि देख, मैं ये मोमबत्ती लेकर तेरी भाभी के कमरे में जा रहा हूँ। मम्मी पापा चुपचाप सोए हुए हैं, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है। मैं ये मोमबत्ती लेकर तेरी भाभी के कमरे में जा रहा हूँ और तू मेरे पीछे पीछे आएगा, लेकिन तू दरवाजे के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि अगर कुछ भी घटित होता है तो मैं नहीं चाहता कि तुझे उसका नुकसान हो। नरेश ने शुभम की बात मान ली और अब शुभम मोमबत्ती लेकर धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था, और अपने कमरे के पास पहुंचकर उसने नरेश को वहीं दरवाजे पर रोका, दरवाजा खुला रखा और खुद मोमबत्ती लेकर कमरे में प्रविष्ट हो गया, कमरे में चला गया। अंदर देखा तो उसकी पत्नी बैठी हुई थी और उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे। उसके गले से कभी रोने की आवाज तो कभी हंसने की आवाज एक साथ आ रही थी। शुभम का दिल दहल गया था ये सब दृश्य देखकर। हिम्मत करके शुभम आगे बढ़ा और उसने अपनी पत्नी के बहुत पास जाकर मोमबत्ती वहां दिखाकर ये पूछा, क्या हुआ तुम्हें रेणुका, क्या हुआ तुम्हें। रेणुका ने एक बार उन खतरनाक आंखों से, उन भयानक नेत्रों से शुभम की ओर देखा और उसके बाद वो बिस्तर पर गिर पड़ी। मित्रों, इतना होना ही था कि एकदम से लाइट आ गई, और लाइट आते ही शुभम ने एक बार बिस्तर पर लेटी हुई रेणुका को देखा और फिर पीछे अपने भाई नरेश को दरवाजे पर देखकर उसे अंदर बुला लिया। नरेश अंदर आया, मोमबत्ती बुझा दी गई। शुभम ने नरेश से कहा कि नरेश, मैं इसको उठाता हूं, देखता हूं, और मम्मी पापा को अगर जरूरत पड़ी तो हम बताएंगे, अन्यथा हम खामखा उन्हें परेशान नहीं करेंगे। नरेश ने बात मान ली और इसके बाद शुभम ने रेणुका को हिलाया डुलाया, उठाने की कोशिश करी। थोड़ी ही देर में रेणुका उठकर बैठ गई। अब वो सामान्य दिख रही थी, सामान्य लग रही थी। उसके बालों को ठीक करते हुए शुभम ने उससे पूछा कि क्या हुआ था। तब रेणुका ने कुछ बताया नहीं और कहा कि मैं थक गई हूं, मुझे सोना है। वो तो दोबारा लेट गई, लेकिन शुभम अभी भी डर से कांप रहा था, और नरेश भी यह सब दृश्य देखकर मन ही मन बहुत डरा हुआ था। दोनों भाइयों ने निश्चय किया कि वो इसी कमरे में यहीं पर बैठे रहेंगे, क्योंकि नींद तो आने का अब सवाल ही नहीं था, और मम्मी पापा को भी सुबह सब कुछ बता दिया जाएगा। बहरहाल आंखों ही आंखों में रात निकल गई। यह सब प्रकरण समय, क्योंकि शुरू में तो शुभम ने देखा नहीं था, लेकिन जब बाद में समय देखने का उसे समय मिला, समय देखने का जब उसे समय मिला, तब रात के 2 बज रहे थे। 2 बजे से लेकर 5, साढ़े 5 बजे तक उन्होंने ऐसे ही आंखों में निकाल दी दोनों भाइयों ने। सुबह होने पर शुभम ने अपने मम्मी पापा को सब कुछ बताया, और उसके बाद सब लोग मिलकर रेणुका से इस बारे में बात करने लगे। रेणुका ने अपने दिमाग पर जोर डाला, तब उसने बताया कि रात में एक बहुत ही काली सी परछाई सामने के दरवाजे से होती हुई आई थी। उसके बहुत बड़े बड़े घने काले बाल थे, वो कोई औरत का साया था, और उसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ था। रेणुका ने आगे बताया कि वो मेरे इतना करीब आई कि ऐसा लगा जैसे वो मुझ में ही समा जाएगी।
और उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। यह सब वृतांत सुनकर जो भी रेणुका ने परिवार को बताया था, शुभम को यह समझते देर न लगी कि इस पर जरूर कोई साया आ चुका है। यह सब संज्ञान में जब शुभम के आया तो उसने अपने परिवार के एक पंडित जी से संपर्क किया और उन पंडित जी ने शाम के वक्त आकर जब सारा सब कुछ सुन लिया, पूरी कहानी जान ली और रेणुका के ऊपर थोड़ा सा जल छिड़क कर कुछ मंत्रों का आह्वान किया, तो उन्हें पता चला कि नदी से ही कोई साया रेणुका के पीछे लग गया था शाम होते होते, और वो इसके घर तक आ गया था। वो किसी औरत का साया था, और ऐसी औरत जिसकी कभी मृत्यु हो गई थी जलने से, क्योंकि वो प्रताड़ित होकर मरी थी, इसलिए वो एक असंतुष्ट आत्मा थी, अकाल मृत्यु की भागिनी थी, और वो सबको ही जो जिसके भी पीछे वो लग जाती थी वो इसी प्रकार से उसे प्रताड़ित करके मार देना चाहती थी। बहरहाल पंडित जी ने पूरे विधि विधान के साथ इस आत्मा को रेणुका के शरीर से बाहर निकाला और उसे दूर भेज दिया। शुभम ने पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। कुछ ही दिनों में फिर से सब सामान्य हो गया। अब पूरा परिवार फिर से हंसी खुशी उस घर में रहने लग गया। तो मित्रों, ये सच्ची घटना जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की है, आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। यदि ये सच्ची घटना आपको अच्छी लगी तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। तो मैं लेता हूं आपसे आज्ञा, फिर हाजिर होता हूं एक ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ। नमस्कार।